गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी हमारे जो सिद्धांतकार हैं टालकट पार्सन, इनके सामाजिक क्रिया का सिद्धांत हमने अभी अध्ययन किया था पिछली क्लास में। आज के हमारी इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे टालकट पार्सन का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। टालकट पार्सन जैसा पूर्व में भी चर्चा की थी, एक सिद्धांतकार थे। इन्होंने सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। सामाजिक क्रिया की वेबर के अनुरूप इन्होंने व्याख्या करी, लेकिन उसमें इन्होंने उद्देश्य को महत्वपूर्ण बताया। सामाजिक क्रिया के बाद एक लंबे समय तक सामाजिक क्रिया पर चर्चा करने के बाद पार्सन्स ने क्रिया से अलग हटके सामाजिक व्यवस्था की बात की। वो कहते हैं कि समाज में एक पूरा जो सामाजिक क्रिया जो होती है, समाज में किसी भी समाज के अंतर्गत जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की व्यवस्था बनाती है। एक सामाजिक, दूसरी सांस्कृतिक और तीसरी व्यक्तित्व, सोशल, कल्चरल और इंडिविजुअल। वो इन सभी का सामाजिक व्यवस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्था का एक सम्मिलन है, एक संग्रह है जो अलग अलग परिस्थितियों में स्थित होकर भूमिकाएं निर्वाह करता है। लंबे समय तक सामाजिक क्रिया की चर्चा करने के बाद में टालकट पार्सन ने 1951 में अपने ही सिद्धांत में सुधार करते हुआ कि नहीं, समाज में सामाजिक व्यवस्था ही सबसे प्रमुख है। अब पार्सन के इस बदलाव को उस वक्त के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा ये एक बौद्धिक कलाबाजी है। उन्होंने कहा पार्सन ने जो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया कोई नया सिद्धांत नहीं है, वास्तव में ये पार्सन की एक बौद्धिक कलाबाजी है। उन्होंने बौद्धिक रूप से शब्द जाल का एक जो है ना शाब्दिक माया जाल फेंका है समाज के सामने कि सामाजिक क्रिया की जगह अब हम सामाजिक बात, इसमें सामाजिक व्यवस्था में वो सामाजिक क्रिया की कर रहे हैं, तो ये एक बौद्धिक कलाबाजी है। सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए और उसका विकास जो पार्सन कहते हैं वो कहते हैं मानवीय अंतःक्रियाओं से होता है। मानवीय अंतःक्रियाएं किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिगत क्रियाएं जो होती हैं वो होती रहती हैं। उसमें बहुत एक सामाजिक व्यवस्था के लिए पार्सन कहते हैं बहुत से व्यक्तियों का होना जरूरी है, और इनके बीच में जो क्रियाएं होती हैं, इनके मध्य में जो सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए जो अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है उसके लिए एक परिस्थिति होना बहुत आवश्यक है। उस परिस्थिति में उस भौतिक सामाजिक अंतःक्रिया के लिए प्रेरणा भी जरूरी है, मतलब सिचुएशन और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इस अंतःक्रिया का जो संबंध है ये संपूर्ण जो व्यवस्था कहलाती है सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। दुर्खीम ने भी कहा था यही चीज कि सामाजिक तत्व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। वो कहता है सामाजिक तत्व जो सोशल फैक्ट है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, और इसमें वो कहता था कि समाज के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं, उन क्रियाओं के साथ व्याधिकी तत्व भी आते हैं। सकारात्मक तत्व तो रहते हैं समाज में, सामाजिक व्यवस्था में, उसके साथ साथ व्याधिकी तत्व भी आते हैं, और ये व्याधिकी तत्व क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को डैमेज करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि सामाजिक क्रियाएं ऐसी की जाती हैं समाज के माध्यम से कि उन व्याधिकी तत्वों को रोका जाए जिससे समाज में संतुलन ना रहे। इसलिए उसने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक तथ्यों का एक संतुलन है। इसकी अलग अलग प्रकार से व्यवस्था की, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करी। शिल्सोडम ने इसकी परिभाषा दी, जोन्स ने परिभाषा दी, अब्राहम ने दी। ओवरऑल जो सभी का था अलग अलग परिभाषाएं थी। पार्सन ने कहा कि वास्तव में जब कोई कर्ता किसी एक्शन को करता है, किसी क्रिया को करता है, तो उसका अभिस्थापन अभिप्रेरणा और मूल द्वारा निर्धारित होती है। उसके मूल्य द्वारा निर्धारित है, और कर्ता और जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उनके आपस में अंतःक्रिया होने लगती हैं, और बार बार अंतःक्रिया होने से जो सहमति विकसित होती है, मतलब व्यक्तियों के बीच में बार बार की अंतःक्रिया से जो सहमति विकसित होती है, उससे जो प्रतिमान बनते हैं उसको उसने का संस्थात्मक रूप ले लेते हैं। वो प्रतिमान संस्थात्मक रूप ले लेते हैं, और यही बन जाती है आपकी बाद में एक संस्था और एक व्यवस्था बन जाती है। अब पार्सन ने जो सामाजिक व्यवस्था के इसमें अपन देखना होगा कि विशेषताएं कुछ बताएं, उनको अपन को यहाँ देखते हैं। अपन पार्सन कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे कर्ता और उनके प्रतिकर्ता होते हैं। इन कर्ता और प्रतिक्रियाओं के मध्य में प्रतिक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। ये अंतःक्रियाएं क्या है, उद्देश्यपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अंतःक्रिया बिना उद्देश्य के हो, सारी अंतःक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं, और इन अंतःक्रियाएं जो हैं एक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होती हैं। अगर कोई विशेष सिचुएशन नहीं होगी, सामाजिक परिस्थिति नहीं होगी, तो वो अंतःक्रिया
संपन्न नहीं होगी। दूसरी चीज, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, जो व्यक्तियों के अलग अलग पारस्परिक संबंध बनते हैं उनसे एक सांस्कृतिक व्यवस्था बनती है। जैसे परिवार, मोहल्ले, पड़ोस, ये लोगों की अंतःक्रिया हो रही, इनसे एक वहां पे एक व्यवस्था बनती है। तो वो कहता है संस्कृति का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। संस्कृति का जो संस्थाकरण, एक संस्कृति का जो जब संस्था बन जाती है वो वास्तव में सामाजिक व्यवस्था है। इसको अलग अलग प्रकार से पार्सन ने विवेचित किया है। तो पार्सन का जो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है वो मूलतः, इसलिए लोगों ने कहा कि सामाजिक क्रिया की बार बार बात कर रहे हैं, ये बौद्धिक कलाबाजी है। इसमें उसने कहा कि इसमें अनेक क्रियाओं की अनेकता होती है, अर्थपूर्ण क्रियाएं होती हैं, क्रमबद्धता होती है। ये जटिल सामाजिक व्यवस्था क्या है? जटिल समग्रता है, कॉम्प्लेक्स है, होल में जटिलता है। इसमें डायनामिक है, ये गतिशील होती है, प्रकारात्मक होती है, फंक्शनल होती है। इसका पर्यावरणीय पक्ष होता है, ये सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित होती है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित होती है। इसमें अनुकूलता होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, व्यक्तित्व व्यवस्था से संबंधित होती है और विशिष्ट होती है। हर सामाजिक व्यवस्था अपने आप में विशिष्ट होती है। इसको अलग अलग उन्होंने कहा जटिल है कि उसकी जितनी भी इकाइयां होती हैं उनके जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो पूरा समग्रता जो है जटिल हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, उसने कहा गतिशील है। सांस्कृतिक व्यवस्था हर सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जन रीति, प्रथा, रूढ़ी, परंपराएं, धर्म, कानून, इनसे नियंत्रित होती है। इसलिए उसने कहा कि सांस्कृतिक व्यवस्था से ये संबंधित है। अनुकूलता है, सामाजिक गतिशीलता के साथ साथ इसमें अनुकूलता भी रहती है, ये लोगों को अनुकूल होने के गुण के साथ रखती है। विशिष्ट होती है, राजनीतिक, सांस्कृतिक अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए उसने कहा ये विशिष्ट है। अर्थपूर्ण प्रक्रिया करती है, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था जो रहती है किसी ना किसी प्रकार से आर्थिक का मतलब ये नहीं आर्थिक, वो एक लक्ष्य के लिए बात करता है। अर्थपूर्ण यानी उद्देश्यपूर्ण होती है, क्रमबद्धता, स्टेप बाय स्टेप होती है। ये उसका था सामाजिक व्यवस्था। इसके उसने कुछ तत्व बताए, एलिमेंट्स। समाजशास्त्री लूमिस उन्होंने पार्सन्स के सिद्धांत के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत पे उसके कुछ तत्व बताए। उन्होंने कहा प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के अनिवार्य तत्व जो हैं विश्वास और ज्ञान होता है उसमें, बिलीफ एंड नॉलेज। मतलब व्यक्ति उस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, अपने ज्ञान को रखते हैं। भावनाएं होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, आवश्यकता होती है व्यक्ति की, लक्ष्य होते हैं और उद्देश्य होते हैं, नीड्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिविटी होती है, नॉर्म्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के अपने अलग अलग नाम, तो व्यवस्था के नॉर्म्स भी हो जाते हैं। स्टेटस होता है, भूमिका होती है, मतलब व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका होती है। सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोगों की अथॉरिटी होती है, सत्ता होती है, मान्यताएं, सैंक्शन होती हैं और उनका जब पालन नहीं करते, जैसे दुर्खीम ने कहा था ना कि व्याधिकी बढ़ जाती है, तो उसमें व्याधिकी को रोकने के लिए यहाँ पे वो कहता है कि दंड की व्यवस्था की जाती है। ये जो सारी चीजें हैं पार्सन्स ने इसके अलग अलग प्रकार से विवेचना की है। अब वो कहता है पार्सन्स ने अपनी जो किताब थी उनकी सोशल सिस्टम 1956 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत में बहुत सी बातें की है। वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए या जीवित रखने के लिए 4 प्रकार की समस्याएं आती हैं। वो कहते हैं कि ये समस्या जो है ना, कोई भी व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं निर्मित हैं। उसको उसने यहाँ कहा जैसे लक्ष्य प्राप्ति। हर सामाजिक व्यवस्था की निर्माण इकाई, जो निर्माणक इकाई है, जो यूनिट होती है जिसके द्वारा एक्शन होता है, उसमें कुछ ना कुछ उसके लक्ष्य निहित रहते हैं। वो ऐसी प्रक्रियाएं करती हैं जिससे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। बिना लक्ष्य प्राप्ति, अगर लक्ष्य प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं होगा, अगर लक्ष्य की बात नहीं करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अनुकूलन होता है, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है, यानी निरंतर चलती रहती है, लेकिन निरंतर चलने के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पर्यावरण में जो उपलब्ध होता है, जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन्हीं का संग्रहण करके वो व्यवस्था अपना अनुकूलन करती है, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में चलती है। यथास्थिति, लेटेंसी यानी हर सामाजिक व्यवस्था अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। प्रत्येक व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी पहचान बनाए रखेगी, अनुकूलन भी करती रहेगी। जैसे समाज में बदलाव आता है ना, कृषि युग से औद्योगिकरण आया, तो औद्योगिकरण में अनुकूलन करा उसने, औद्योगिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन अपनी पहचान, कृषि वाली पहचान भी बना के रखी। तो अनुकूलन भी करना। ये कहता है कि जैसे संविधान ने, भारतीय संविधान ने जाति को महत्व नहीं दिया। सामाजिक, हमारा जो संविधान बना था 1950 में, उसमें जाति को महत्व नहीं दिया गया।
लेकिन क्या जाति व्यवस्था खत्म हो गई? भारतीय समाज ने जाति को भी इससे रखा है ना, संविधान के आधार से जाति नहीं है लेकिन जाति व्यवस्था है। दूसरी चीज एकीकरण होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत कई इकाइयां होती हैं, प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत कई इकाइयां होती हैं और ये सारी इकाइयां जो हैं इनमें इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। यानी प्रत्येक इकाई जो अपने आप में स्वायत्त होती है, ऑटोनॉमी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो संतुलन बनाए रखती है। आप शरीर में देखिए, ये शरीर व्यवस्था जो है हमारी, इसमें हाथ, नाक, मुंह, नाक सबका अपना, सिर का अलग है, मुंह का अलग है, कान का अलग है, लेकिन सारी इकाइयां अपने आप में स्वायत्त हैं। हाथ फ्री है, मुंह फ्री है, नाक, लेकिन ये संतुलन बना के रखती है। इनमें एक इंटीग्रेशन होता है और इस समन्वय, उस इंटीग्रेशन के कारण, उस एकीकरण से इनमें कोऑर्डिनेशन बनता है। अगर एकीकरण नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इसके लिए उसने कुछ चीजें बताई हैं कि ये जो है वास्तव में, इसको उसने एक एजिल, है ना, एजिल के द्वारा सिद्ध किया। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत पार्सन्स का एजिल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ए, जी और IL, एजिल। ए को वो कहता है लक्ष्य प्राप्ति, यहां पे उसने लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, यथास्थिति और एकीकरण, इन 4 चीजों की जो बात की है उसको उसने एजिल के नाम से इसका सिद्धांत जाना जाता है। ए अडॉप्शन, अनुकूलन, जी आपका लक्ष्य प्राप्ति, जी गोल अटेनमेंट, ए से अनुकूलन अडॉप्शन, जी से गोल अटेनमेंट और यथास्थिति, एल से जो आपके है ना, एल से यथास्थिति लेटेंसी और इंटीग्रेशन, एकीकरण, इंटीग्रेशन। ये वास्तव में गली के आधार पे क्या है, GALI गली, गोल, एडॉप्शन, लेटेंसी और इंटीग्रेशन, ये गली के नाम से कहा गया। यानी इसको अलग अलग से अगर अपन डिफाइन करें, ए व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हमारी जो सुविधाएं हैं हम उनका संग्रहण करते रहते हैं लेकिन व्यवस्था बनाए रखते हैं, ये ए है अडॉप्शन। जी गोल, लक्ष्य प्राप्ति, प्रत्येक व्यवस्था में लक्ष्य प्राप्ति उसका उद्देश्य होता है। यहां पे भी वो करती है व्यवस्था, लक्ष्यों की वरीयता के आधार पर स्थापित करती है, मतलब कौन सा लक्ष्य हमारा प्राथमिक है। जैसे भारत में आप देखिए, लॉकडाउन में अमेरिका और भारत की आप कंपेयर करिए, अमेरिका ने प्रॉपर्टी, इकोनॉमी को प्रथम प्राथमिकता दी, इंसान को नहीं। भारत ने इंसान को प्राथमिकता दी, प्रॉपर्टी या इकोनॉमी को नहीं। ये लक्ष्य हमारे हैं। तो ये भारतीय व्यवस्था और अमेरिकी व्यवस्था में आपने अंतर समझ में आ गया ना, कि हमारे यहाँ हमने जान को महत्वपूर्ण माना, जनता को महत्वपूर्ण माना, अर्थव्यवस्था का नहीं। एल लेटेंसी, ए जी, एल में जी हो गया, गोल हो गया, ए एडॉप्शन हो गया, आई आपका होता है एकीकरण, एकीकरण करना। व्यवस्था क्या है, विभिन्न इकाई, जैसे भारत सरकार, लॉकडाउन में आप देखिए प्रधानमंत्री ने सब चीजें बंद कर दी। बंद करने के बाद भी सबको घर में घरवास की स्थिति में ला दिया। लॉकडाउन यानी उसको घरवास भी कह सकते हैं, घरवास की स्थिति में ला दिया। लेकिन एकीकरण देखिए उनका कितना अच्छा है, पुलिस के साथ में, सुरक्षा कर्मियों के साथ में, सफाई कर्मियों के साथ में, व्यापारियों के साथ में, जनता के साथ, ये एकीकरण कर दिया। यानी सभी इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित कर दिया। इसके बाद आता है एल, है ना, लेटेंसी। तो ये जो गली होता है GALI, ये वास्तव में 4 शब्दों का ये जो इनका था एजिल सिद्धांत कहलाता है। इसके आधार पर उसने सामाजिक व्यवस्था की बात की है। अब ये जो पार्सन्स का सिद्धांत है सामाजिक व्यवस्था का, इसका मैंने शुरू में कहा था कि वास्तव में इसका लोगों ने कहा ये बौद्धिक जुगाली है। अब इसकी आलोचना भी कईयों ने की, और कहते हैं लोग कि अवधारणाओं का जो है एक व्यवस्था है। डैरेनडॉर्फ ने कहा कि पार्सन्स ने एक यूटोपिया यानी आदर्श लोक की स्थिति है। वो कहते हैं इससे किसी प्रकार का इतिहास जो है, विकास संबंधी इतिहास नहीं आता है। ये व्यवस्था में अधिक कार्यकर्ता के मानक मूल्यों से भी वे सहमत नहीं है। बोले एकीकरण की बात ही गलत है। एकीकरण की प्रक्रिया बोले बहुत जटिल होती है, आप तय ही नहीं कर सकते कि हर इकाइयों में एकीकरण हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसलिए मानना सत्य नहीं है। वो कहते हैं डैरेनडॉर्फ की पार्सन की मानता ही पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है, क्योंकि इसमें चारों ओर प्रकारात्मक जब आवश्यकताएं हम पूरी नहीं होंगी तो व्यवस्था तो अपने आप उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं ये अब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। वहीं गोल्डनर ने भी कहा, पार्सन के विश्लेषण में गोल्डनर कहता है कि शब्दावली और वाक् विन्यास को बहुत इसमें उससे दिया है। इसमें शब्दावली है, वाक् विन्यास है और कुछ नहीं है। तो पार्सन की जो प्रस्तुत की गई व्यवस्था गलती अवधारणाओं की भांति अधिकांशतः जो है
अनुभवात्मक अंतर्वस्तु से रहित है, इसलिए इसका स्वरूपात्मक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी पार्सन्स का यह सिद्धांत जो है विद्यार्थियों हम सभी को जानना होगा, और ये वास्तव में सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको आपको हर जगह परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और एक आलोचना के बावजूद भी इसका हम अध्ययन करते हैं। आज के लिए